पुलिस का काम है ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो, माफिया राज नहीं हो। ऐसा नहीं है कि लोग गैंग बनाकर लोगों से फिरौती वसूली कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, दिन दहाड़े जो गैंग के लोग हैं सामान्य जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसी एक भी घटना आप नहीं देखेंगे। जो ये आइसोलेटेड घटनाएं हो रही हैं क्राइम की, इस पर भी पुलिस की तत्परता इतनी अच्छी है और अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि जनता के मन में काफी इस बात की संतुष्टि है। भाई, अगर पुलिस मजबूत नहीं रहती तो हमारे स्थानीय विधायक माननीय रितलाल जी अभी भागलपुर जेल में बंद हैं। और जंगल राज के जमाने में आप देखिए कि लोग सत्ता के गलियारे में बैठकर, अने मार्ग में बैठकर, मुख्यमंत्री आवास में बैठकर, सचिवालय में बैठकर लोग फिरौती और अपहरण की प्लानिंग करते थे, लोगों से पैसे वसूलने की धमकी दिया करते थे, अपराधी जाकर वहां शरण लिया करते थे। तो उस शासन में और इस शासन में आप अंतर स्पष्ट देख पा रहे हैं कि स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, तो नेत्र चिकित्सा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका मैं खुद यहाँ मरीज आते हैं, निराकरण हो जाता है। आउटरीच कैंप हम लोग करते हैं, गांव-गांव में जाकर आंखों की जांच करना, मुफ्त दवा, मुफ्त चश्मा देना। इसके अलावे हम अपने विधानसभा के पास एक 100 बेड का आंख का चैरिटेबल अस्पताल बना रहे हैं, जो कि शाहाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल होगा आंखों का। वहाँ यहीं से शाहाबाद का एजेंडा सेट होगा। तो शाहाबाद की जनता ने उपचुनाव में वो दोनों सीटें जिताकर अपना क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि इस बार के जो विधानसभा के मुख्य चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी शाहाबाद की जनता अब दोबारा महागठबंधन की तरफ नहीं देखेगी और हम वहां की सभी 22 सीटें जीतकर इस बार विधानसभा में प्रचंड बहुमत। नमस्कार, इंस्पिरेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और एनडीए महागठबंधन दोनों ने ही अभी से ही अपनी कमर कस ली है। कई ऐसी छोटी पार्टियां भी हैं जो इस बार के चुनावी मैदान में नजर आने वाली है और दोनों ही गठबंधनों को टक्कर देने वाली है। और इसी बीच कई ऐसे नए चेहरे भी हमारे सामने आ रहे हैं। उनमें से एक चेहरा हमारे साथ आज मौजूद है। इनका नाम है डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। आपको बता दें कि ये दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और बीजेपी के लिए कई सालों से काम करते हुए आ रहे हैं। और बात कर ले इनके बैकग्राउंड की, तो इनके परदादा स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन पर। आपके, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपके घर में किसी ने चुनाव नहीं लड़ा है, तो आपने कैसे सोचा कि आप चुनाव लड़ेंगे, या इसके पीछे कोई कारण? नहीं, चुनाव लड़ने का सोच के नहीं मैंने कुछ किया, क्योंकि घर के लोग काफी सामाजिक रूप से सक्रिय रहते थे और मैं जब बच्चा था 1990 से ही तो बाल स्वयं सेवक था, आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा था। फिर जब पटना मेडिकल कॉलेज में मैं एमबीबीएस करने आया तो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, जो संघ की डॉक्टर्स विंग है, उससे जुड़ा रहा। फिर बाद में भारत विकास परिषद और सेवा भारती, जो संघ के तमाम घटक हैं, उनसे जुड़ा रहा। फिर जब नरेंद्र मोदी जी आ गए केंद्र में और भाजपा का एक नया स्वरूप अभ्युदय हुआ, उस समय से मैं 2013 से भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा रहा। तो और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव आए तो मैंने वृहत रूप से काम किया, विशेष करके अपने क्षेत्र में संगठन से भी जुड़ा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए कुछ इच्छा है या प्लानिंग करके, लेकिन हाँ, इस पार्टी की हर एक अंगों से जुड़े हैं, विचारधारा से जुड़े हैं, अपने क्षेत्र में लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, कार्य करते हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, ये तो पार्टी का विशेषाधिकार है। पार्टी जिसे योग्य समझेगी उसे टिकट देगी, वो लड़ेगा। हमारे जैसे लोग लगे हैं कि हाँ, वहाँ से बीजेपी का जो भी उम्मीदवार हो वो इस बार जीतकर विधानसभा पहुंचे और वहाँ से कमल खिले। देखिए, इस बार के चुनाव में तो एक बात तय है कि जनता भी चाहती है कि उन्हें नए चेहरे चाहिए, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि शाहाबाद में एनडीए की कैसी स्थिति है, ऐसे में आप अपनी जीत कैसे सुनिश्चित करेंगे? कि देखिए, एनडीए की जरूर निश्चित रूप से पिछले बार रिजल्ट अच्छे नहीं रहे थे, लोकसभा के चुनाव में भी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन उस समय से परिस्थितियां बदल चुकी हैं। हमारी पार्टी ने अपनी मूलभूत संरचना और कार्यकर्ताओं पर और जो हमारा संगठन है उस पर बहुत मेहनत की है। पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही जो प्रतिनिधि चुन के आए पिछली बार या उसके पिछली बार, जो महागठबंधन के प्रत्याशी रहे, उन्होंने जनता की कोई सुधि नहीं ली, कोई कार्य नहीं किया, वो कभी उपलब्ध नहीं रहे क्षेत्र में, उनके प्रति घोर नाराजगी है। तो जनता को अब इस बात का एहसास है कि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार नहीं एनडीए के प्रत्याशी वहां से नहीं जीते, उसके चलते शाहाबाद का विकास बाधित हुआ। तो जनता इस बार अपने विकास के नाम पर वोट करेगी और एनडीए की प्रचंड जीत होगी, शाहाबाद में भी, मगध में भी।
जैसे कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं जी। ब्रह्मपुर से, जी तो आपके सामने शंभूनाथ यादव है, और जैसा कि आप जी सभी को पता होगा कि यादव जी वोट बैंक वहां पर बहुत ज्यादा है। जी नहीं, तो ऐसा नहीं है, यादव वोट बैंक बहुत ज्यादा नहीं है, जी, लेकिन वो 2 बार से जीत तो जरूर ऐसा रहे। लगता है कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। कंपटीशन टफ नहीं होगा, मेरा यह मानना है कि स्वयं विधायक जी की जात के लोग ही उनके कार्यकलापों से क्षुब्ध है। जनता का कहना है कि विधायक जी से मिलना है तो लोगों को मरना पड़ता है, क्योंकि जो मरता है उसी के यहाँ वो नजर आते हैं, बाकी किसी काम में वो नजर नहीं आते। किसी की मृत्यु हुई है तो श्राद्ध में वो अवश्य जाते हैं जी, और उसकी जो भी कुछ मदद करते होंगे करते हैं। तो लोगों का कहना है कि आप जीते जी उनसे मिल नहीं सकते हैं, अगर आप मर गए हैं तभी आपकी उनसे मुलाकात होगी। उनके स्वजातीय लोग भी काफ़ी संख्या में उनसे असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। उनके गांव जाने वाली सड़क की ऐसी दुर्दशा थी कि 2 माह पहले उनकी स्वयं की गाड़ी वहां फंस गई थी, स्कॉर्पियो निकल नहीं पाई, ट्रैक्टर मंगाकर खींचना पड़ा। जी, वो अपने तमाम व्यक्तिगत व्यवसायों में लिप्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, जनता से उनको कोई सरोकार नहीं है और उनकी पार्टी के और उनकी जात के लोग ही उनको इस बार हराने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जो भी प्रत्याशी जाएगा, जो स्थानीय होगा, वहाँ की जनता के मन में ये विश्वास होगा कि नहीं, ये प्रत्याशी आएगा तो हमारा इस बार विकास होगा। वैसे लोगों को जनता आस देख रही है, राह देख रही है कि ऐसा कोई अच्छा प्रत्याशी आए जिसको हम वोट देकर जिताएं और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनसे क्षेत्र की जनता का छुटकारा हो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि वहां पर जो काम होना चाहिए था बहुत वो असंतोष है उनके बहुत विरुद्ध, बहुत असंतोष है। असंतोष। फिर भी आपके लिए एक और टफ कंपटीशन वहां हो जाता है, क्योंकि लोजपा से आते हैं हुलास पांडे, और पिछली बार भी उन्होंने चुनाव जी लड़ा जी था, दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन चांसेस है कि उनको भी शायद एनडीए की तरफ से टिकट मिल जाए। देखिए, ये वो कॉम्पिटिटर कभी नहीं होंगे ना, या तो वो लड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति लड़ेगा। क्योंकि एनडीए में पिछली बार क्या था कि लोजपा अलग लड़ी थी, वो एनडीए का हिस्सा नहीं थी जी, और हमारी सीट वीआईपी के खाते में चली गई थी, तो वो लड़े थे। और एनडीए के गठबंधन से वीआईपी के प्रत्याशी लड़े थे स्वर्गीय जयराज चौधरी जी, जो कि अब नहीं रहे। जी, अब इस बार एनडीए गठबंधन में लोजपा शामिल है, तो वो सीट गठबंधन में जो भी लड़ेगा, हो सकता है कि लोजपा को चली जाए या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को मिले। लड़ेगा कोई एक ही, ऐसा नहीं होगा कि भाजपा का भी कैंडिडेट होगा और हुलास जी भी होंगे। तो कोई एक कैंडिडेट होगा, जो भी कैंडिडेट होगा एनडीए का, उसके लिए जनता वहाँ प्रतीक्षारत है, वो वोट करेगी, उसे चुनकर सदन में भेजेगी, इसमें कोई दो राय कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार शाहबाद में वो करिश्मा होगा, ब्रह्मपुर बिल्कुल में बिल्कुल। आप एनडीए देखिए की वहां पे जी, और सत्ता काबिज होगी? इसका आ, निर्णय, ये जो आने वाला निर्णय होगा, इसकी बानगी हम लोग उपचुनाव में देख चुके हैं। विधानसभा का उपचुनाव था इस बार, 4 सीटों 4 पर सीटों हुआ, पर। जिसमें 2 सीटें शाहाबाद की थी। दोनों जी, सीटें हम मुख्य चुनाव में हारे थे, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो दोनों सीटें जीते और उस उपचुनाव के प्रचार में भी मैं था और मैंने जनता को संदेश दिया था कि आप इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, क्योंकि ये चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। यहीं से शाहाबाद का एजेंडा सेट होगा। तो शाहाबाद की जनता ने उपचुनाव में वो दोनों सीटें जिताकर अपना क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि इस बार के जो विधानसभा के मुख्य चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी शाहाबाद की जनता अब दोबारा महागठबंधन की तरफ नहीं देखेगी और हम वहाँ की सभी 22 सीटें जीतकर इस बार विधानसभा में प्रचंड बहुमत लाए। तो जैसा कि आप अब राजनीति में कदम रख चुके हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, तो बिहार में इस वक्त जिस तरह की परिस्थिति बनी जी हुई है, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज इससे पहले था। जी तो बिल्कुल। आपकी राय इस पर क्या है? देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था की अत्यंत अच्छी स्थिति है। मैं यही बार बार मीडिया के बंधुओं से कहता हूँ कि कुछ एक जो आइसोलेटेड घटनाएं हो रही हैं, चाहे लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर पारस की घटना को दिखाया या जी, खेमका जी की हत्याकांड हुआ, ये सारी व्यक्तिगत दुश्मनी की आइसोलेटेड घटनाएं थी। और आप देखेंगे कि पटना पुलिस और बिहार पुलिस ने इतनी तत्परता से काम किया। घटना का 2 से 3 दिन में उद्भेदन हुआ, अपराधियों की पहचान हुई, उनको पकड़ा गया, उनको जेल भेजा गया और कानून उस पर कानून सम्मत कार्रवाई करेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ की पुलिसिंग कितनी चुस्त दुरुस्त है। घटना, कोई भी व्यक्तिगत दुश्मनी से जो घटना होती है उसको रोक पाना संभव नहीं है। जी, पुलिस का काम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो, माफिया राज नहीं हो। ऐसा नहीं है कि लोग गैंग बनाकर लोगों से फिरौती वसूली कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, दिन दहाड़े जो गैंग के लोग हैं सामान्य जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसी एक भी घटना आप नहीं देखेंगे।
जो ये आइसोलेटेड घटनाएं हो रही हैं क्राइम की, इस पर भी पुलिस की तत्परता इतनी अच्छी है और अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि जनता के मन में काफ़ी इस बात की संतुष्टि है। भाई अगर पुलिस मजबूत नहीं रहती तो हमारे स्थानीय विधायक माननीय रितलाल जी अभी भागलपुर जेल में बंद हैं। उन्होंने धमकी दिया, रंगदारी की मांग की और विधायक तक को पुलिस ने नहीं छोड़ा। तो इससे मजबूत पुलिसिंग आप क्या समझ सकते हैं। और जंगल राज के ज़माने में आप देखिए कि लोग सत्ता के गलियारे में बैठकर, अणे मार्ग में बैठकर, मुख्यमंत्री आवास में बैठकर, सचिवालय में बैठकर लोग फिरौती और अपहरण की प्लानिंग करते थे, लोगों से पैसे वसूलने की धमकी दिया करते थे, अपराधी जाकर वहां शरण लिया करते थे। तो उस शासन में और इस शासन में आप अंतर स्पष्ट देख पा रहे हैं। और मैं बिहार पुलिस को अनेक अनेक बधाई दूंगा कि इतनी तत्परता से ऐसी घटनाओं का उद्भेदन कर रही है। इससे जनता के मन